नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ईएफएम पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके पार्ट 8 में एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुखातिब होंगे। आज हम आपकी बुक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से 4th चैप्टर व्यावसायिक निर्णयों में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व अथवा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में गहन जानकारी लेंगे। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी फैकल्टी हो, उन सब के लिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में थोड़ी बहुत और गहन जानकारी होना आवश्यक है। चूँकि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो अतः आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके आगे के भविष्य के लिए भी बहुत जो है काम आने वाला टॉपिक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को हम समझने से पूर्व ये समझें कि जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है उसका अगर शब्दों का विनियोजन देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर्थिक समस्याओं की जटिलता को सरल बनाने के लिए दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, व्यष्टि एवं समष्टि। इन दृष्टिकोणों के आधार पर अर्थशास्त्र के अध्ययन के दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आधुनिक युग में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों जो अर्थशास्त्र है वो प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में बहुत ही वैल्यूबल है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ समझ रहे हैं। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द माइक्रोस MIKROS से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो MICRO माइक्रो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका अर्थ है MACRO। तो दोनों में I और A का अंतर है। I मीन्स होता है इंडिविजुअल और A मीन्स होता है एग्रीगेट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई स्टैंड करता है, आई यानी कि इंडिविजुअल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए स्टैंड करता है यानी कि एग्रीगेट। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग। इसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता, परिवार, फर्म अथवा उद्योग होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है जिसमें विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट फर्म
व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक सिंपल वे में एग्जाम्पल को समझें, जैसे मान लीजिए लोहिया कॉलेज के स्टूडेंट का हमें अध्ययन करना है, तो लोहिया कॉलेज अपने आप में एक समग्र हो गया। इसके अंदर हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट जो है अपने आप में सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाता है। अगर हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को अगर समग्र के रूप में मान लें, तो एक प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करना यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा में आएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है। हेंडरसन एवं क्वांट के मतानुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो हेंडरसन और क्वांट ने ये बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक स्टडी है, एक एनालिसिस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल एंड वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन हेंडरसन एवं क्वांट ने दी है और कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो चूंकि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो बात करेंगे उसका संबंध आर्थिक क्रियाओं से निश्चित रूप से होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति अथवा एक व्यक्तियों का निश्चित जो समूह होता है उससे संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर वॉटसन ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। यह उपभोक्ता, उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। तो वॉटसन ने भी बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है, बहुत छोटी सूक्ष्म इकाई से है। यह उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द स्मॉल यूनिट, इट इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर एंड मार्केट्स। तो वॉटसन ने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी है। तो इस प्रकार से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सी परिभाषाएं हमें बुक में देखने को मिल जाएंगी। तो जो आपको सिंपल लगे, जो आपको इजी लगे, वह डेफिनेशन हमें याद करनी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो बहुत सी डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है दी हुई हैं। तो उन डेफिनेशंस को देखने के बाद निम्न विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें इसमें अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अथवा छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अर्थशास्त्र के उन पार्ट का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं जो छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं। इसके अंतर्गत समग्र का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह योग अथवा समग्र कुल अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग से संबंधित होता है। इसमें समग्र का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो जो समग्र है वह अर्थव्यवस्था के कुल भाग का छोटा सा हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए लोहिया कॉलेज है, तो लोहिया कॉलेज एक समग्र है, एग्रीगेट है। उसमें से बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट का हम जो है स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जो लोहिया कॉलेज के एक छोटा सा पार्ट है। उसमें भी अगर सेक्शन की बात करें, मान लीजिए 6 सेक्शन है, तो एक सेक्शन का अध्ययन किया जा रहा है या 2 का किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समग्र का एक छोटा सा पार्ट जो है उसकी हम स्टडी करते हैं, लेकिन वो स्टडी जो है वो समग्र में भी काम आ सकती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाइयों के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाइयों के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी है। इसमें इकाइयों का रूप इतना सूक्ष्म माना जाता है कि इसके व्यवहार का कोई प्रभाव अल्पकाल में समुदाय की अर्थव्यवस्था पर नहीं होता है। चूँकि इसका जो यूनिट है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल यूनिट होती है, और वो पूरी अर्थव्यवस्था को केवल रिप्रेजेंट
माइनर तरीके से करती है, अर्थात यूँ नहीं कह सकते कि वो एक पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, एक इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो उसको प्रभावित कर सकता है, ऐसा नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य अथवा उत्पादन निर्धारण हेतु अन्य बातें यथावत रहे की मान्यता आवश्यक होती है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मान्यताएं होती हैं वह एक विशिष्ट दशा को लेकर के चलती है और वो एक व्यक्ति पर आधारित है, और व्यक्ति से व्यक्ति का जो बिहेवियर है, मैन टू मैन बिहेवियर है, वो डिफरेंट होता है। इस कारण से अन्य बातों को समान रहना ये एक आवश्यक शर्त जो है वो रखी जाती है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मान करके हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र या जो भी हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी प्रिंसिपल है उनमें हम अन्य बातों को समान रहे ऐसा मानकर हम चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के विशिष्ट आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें बहुत सी बातों का अध्ययन किया जाता है और सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं। मार्जिनल जो है स्टडी उस पर आधारित होती है। इसमें पहला है कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र में धन को केवल साधन माना है, न कि साध्य। मनुष्य धन के लिए नहीं बना है, बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है। ये एक कल्याणकारी जो सोच है, थॉट है, उसको लेकर के ये जो है अर्थशास्त्र चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की भी स्टडी करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में धन को गौण माना है और धन जो है वो व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए है, ऐसा कहा गया है। उपभोग के नियम, लॉ ऑफ कंजप्शंस जो है वह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को बाजार में मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं को किस प्रकार से बांटता है। उत्पादन के नियम, लॉ ऑफ प्रोडक्शंस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मुख्यतः विशेष फर्मों एवं विशेष उद्योगों के उत्पादन से संबंधित नियमों का अध्ययन तथा उत्पादन फलन आदि का अध्ययन किया जाता है। संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए हमें हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर ही हम जो है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन से है। इसके लिए इस अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ताओं और संसाधनों में उत्पादकों के संसाधनों का आवंटन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। संसाधनों के कुशलतम बंटवारे की स्थिति में उपभोक्ता फर्म संतुलन की स्थिति में है। इसके लिए इसमें संतुलन की शर्तों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम जो है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है उन सब को भी इसमें देखा जाता है। वस्तु कीमत सिद्धांत, कमोडिटी प्राइस थ्योरी व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत भी सम्मिलित है। इसके लिए इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार आदि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव जो कंडीशंस हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड
जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। साधन कीमत सिद्धांत, प्राइस फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। वितरण के सिद्धांतों को प्राय साधन कीमत सिद्धांत कहा जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है या डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेरियस प्रिंसिपल हैं, उन सब को इसमें देखा जाता है। प्राय साधन कीमत सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ संबंधी सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। तो इसमें हमने देखा नटसेल में वेज है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट थ्योरीज है, इन सब को इसके अंदर शामिल किया जाता है। साधन कीमत सिद्धांत में इन सब को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, जिसमें जो भी हमारा सेल्स हुआ है, उस सेल्स को आप किस प्रकार से जो है अलॉट करते हो, उस एलोकेशन को इसके अंदर देखा जाता है। जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, इन सब को इसमें रखा जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के लिए के प्रतिफल निर्धारण संबंधी नियम का अध्ययन भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही करता है। तो अतः स्पष्ट है कि हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और उनमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो नटसेल में हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन किया जाता है, जिसका शब्द जो है माइक्रो, MICRO, यूनानी भाषा के माइक्रोस शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा अथवा सूक्ष्म, और उसको हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंध करते हैं। यह एक छोटी इकाई की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो जैसा कि हेंडरसन ने स्पष्ट किया था, परिभाषा दी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो है हम एक छोटे लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, वही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसके क्षेत्र के बारे में हमने देखा, इसकी विशेषताओं को देखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी क्लास में आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।